गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, भारत और चाइना के रिश्ते बेहतर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुए इंडिया और चाइना के बीच में। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि भारत की तरफ से जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल जी, और यहाँ पर आपको चाइनीज मिनिस्टर वैंग यी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो डिस्कशन हुआ, इसमें बात ये हुई कि दोनों देश साथ में मिलकर जो भी बॉर्डर टेंशन्स हैं उनको यहाँ पर फर्दर डी एस्केलेट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कोशिश ये होगी कि बॉर्डर एरियाज के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी अपने आप में मेंटेन रहे एंड दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो। हालांकि इसकी डिटेलिंग और इसके ज्यादा सामने नहीं आई है। ये नहीं पता लगा कि कौन से एरियाज एलएसी के कैसे उनको देखा जाएगा। ये तो अभी क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है, वो आने वाले समय के अंदर पता लगेगी। बट एक चीज जरूर है कि नेक्स्ट मंथ 12 सितंबर को जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, वो भारत के विजिट के ऊपर आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो 2020 के अंदर गलवान क्लैशेस हुए, उसके बाद भारत और चाइना के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। तब से वो भारत के विजिट पे नहीं आए हैं। तो लगभग 7 साल के बाद वो पहली बार भारत का दौरा यहाँ पे करेंगे। और ऐसा दोनों देशों ने यहाँ पे बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और इनफैक्ट जो जी जिनपिंग है, इन दोनों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी है रिश्तों को बेहतर बनाने की। एंड दैट इज वाई कि यहाँ पर एक कॉपरेशन, बायलैटरल कॉपरेशन यहाँ पे इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ना, भारत और चाइना के बीच में 2005 की पॉलिटिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं पॉलिटिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखते हुए उसी कमिटमेंट को हम यहाँ पे और आगे लेके जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 26 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो रक्षाबंधन के ऑफर्स हैं वो यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। और इस मौके के ऊपर हमारे जितने भी बैचेस हैं उनके ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारा प्रहार बैच है 2027 के लिए, संकल्प बैच है 2028 के लिए। और उसी तरह से अगर जो बच्चे टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ पे सृजन प्री प्लस मेंस यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल बैचेस भी बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल बैचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो बैरन लैंड फैलेसी के बारे में है। देखो, बहुत ज्यादा ये टर्म न्यूज में आ रखा है, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार ऐसे शब्द ना हमें समझ नहीं आते। देखो, बैरन लैंड समझते हो? बैरन लैंड होती है बंजर जमीन। ठीक है, जैसे ऐसा एरिया जहां पर आपके कोई पेड़ नहीं होते, या फिर अगर है तो बहुत ही स्पार्सली वेजिटेटेड एरिया वो अपने आप में देखने को मिलेगा। बहुत डेंस वेजिटेशन वहां पे नहीं होती। जैसे आपको पता होगा, चिली के अंदर एटाकामा डेजर्ट हो देखने को मिल जाएगा। सहारा डेजर्ट आपका नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। अंटार्कटिका में, मतलब वो तो अंटार्कटिक ही है, ठीक है ना। डेथ वैली यूएसए के अंदर, भारत में लद्दाख है। थार डेजर्ट है राजस्थान में। रण ऑफ कच्छ आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। स्पीति वैली आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाती है। देखो, हमारे दिमाग में ना एक परसेप्शन बनी हुई है कि जो बंजर जमीन है वो अपने आप में वेस्ट होती है और इसको सिर्फ और सिर्फ हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ना लोगों के दिमाग में एक प्रकार की धारणा बन चुकी है। पर क्या ये बात सही है? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रासलैंड्स की। अब ग्रासलैंड को हम समझते हैं कि अच्छा खाली जमीन ही तो है, पर आपको पता होगा कि ग्रासलैंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रेजिंग के अंदर इनका काम आ जाता है। ठीक है, जो पेस्टोरल कम्युनिटीज होती हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। फिर इवन आपके एनवायरनमेंट के लिए कार्बन स्टोरेज के तौर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप राजस्थान के ग्रासलैंड देख लो, डेक्कन प्लेटू के ग्रासलैंड देख लो, है कि नहीं। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो आप सब लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कई कई बार हमने जीआईबी जीबी के बारे में कई बार डिस्कशन किया है। राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर ना बहुत सारी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे इनके ऊपर निर्भर होती है। कुछ ग्रासलैंड्स के ऊपर निर्भर है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कुछ आपके डेजर्ट के ऊपर, कुछ स्क्रब लैंड के ऊपर ये देखने को मिल जाएगा। फिर ये जो वेस्ट लैंड होते हैं ये लाइवलीहुड सपोर्ट का भी काम करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ग्रेजिंग रिसोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल वुड, लाइवलीहुड सपोर्ट। खासकर आपके ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, पेस्टोरल कम्युनिटीज के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट ना, ये सारी चीजें जो आपकी आ जाती हैं, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर भी, फ्लड कंट्रोल के अंदर भी, और सॉइल को कंजर्व करने के अंदर भी।
तो जो हमारी धारणा है ना कि बैरन लैंड खराब होती है, ऐसा एक्चुअल में हमें नहीं देखने को मिलता। इनफैक्ट इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी होती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी सारा हिस्सा अरावली का है। अरावली का काफ़ी सारा हिस्सा डिग्रेडेड है, पर अगर आप नोटिस कर पाओगे तो अरावली डस्ट कंट्रोल में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर, क्लाइमेट रेगुलेट करने के अंदर, खासकर दिल्ली एनसीआर के आसपास, उसका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने आप में मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फैलेसी, कि हमें लगता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पर एक्चुअल में ये एक प्रकार की केवल और केवल मिसकंसेप्शन है। हमें ऐसा लगता है कि हर वो ट्रीलेस लैंडस्केप खराब चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और हम पता कई बार क्या करते हैं, फिर यहाँ पर रेंडमली कई बार हम एफॉरेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो एफॉरेस्टेशन ठीक है, पर आप नोटिस करिएगा कि ऐसा करने से कई बार अगर आप अनप्लैंड एफॉरेस्टेशन करेंगे ना, तो नेचुरली जो ग्रासलैंड, सवाना, स्क्रबलैंड्स, वेटलैंड, डेजर्ट देखने को मिलते हैं, उनको आप खत्म कर रहे हैं। फिर कई बार पता क्या करते हैं, कई बार इन एरियाज के अंदर यूकलिप्टस जैसे आपके जो वाटर इंटेंसिव स्पीशीज है वो लगा दी जाती हैं। अब यूकलिप्टस को तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए और वहां पे पानी है नहीं, तो इससे वाटर स्ट्रेस और बढ़ जाता है। फिर अगर हम बात करें, अगर इन एरियाज में इन्वेजिव स्पीशीज यहाँ पे लाए हैं तो उससे भी दिक्कत आती है। तो एक प्रकार से अगर चीजें रिस्टोर करनी है ना, सही ढंग से रिस्टोर करो। अदरवाइज बैरन लैंड अपने आप में खराब चीज नहीं होती। बैरन लैंड में बहुत सारी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी होती है और वैल्यू ये बहुत ज्यादा ऐड ऑन करते हैं। और हम अपने ओपन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, राइट। ये बात करता है कि हमें अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इकोसिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, और उसमें ओपन इकोसिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही है, जो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स लेगा प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनवायरमेंट क्वालिटी को। इसके अलावा फॉरेस्ट फ्रेमवर्क भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारा, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का है, जिसको हमने 2023 में अमेंड भी किया था। तो इस प्रकार से हमने अपनी फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे डाइवर्ट ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये भी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बैरन लैंड फैसिलिटी जो एक प्रकार की मिसकंसेप्शन आपको देखने को मिलती है, आई होप वो मिसकंसेप्शन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडियाज फर्स्ट नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड। अब आप बोलोगे सर काफी कुछ लिखा था, कुछ समझ कुछ नहीं आया। अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। देखो आप लोग मेज के बारे में जानते हो, मक्का, बिल्कुल। आपको पता है कि जो जो मक्का होता है ना, इसका कर्नल जो होता है, कर्नल आप कह लो कि जो एक बीज का अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि इसी का हम इस्तेमाल करते हैं जब इनको गर्म करते हैं, इनको हीट किया जाता है, तो जो मॉइस्चर होता है ना उस कर्नल के अंदर, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रेशर के अंतर्गत फिर ये पॉपकॉर्न बन जाते हैं इस प्रकार के। आप लोगों ने घर में भी पॉपकॉर्न बनाए होंगे, मूवीज वगैरह के साथ आपने पॉपकॉर्न खाए भी होंगे, तो मक्के से ही दरअसल में बनते हैं, ठीक है। अब मक्के के केस में यहाँ पे जो खासकर मैं पॉपकॉर्न की यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो काफी सारी चीजों में हमें दूसरे देशों से मंगाने पड़ते थे, ये जो आपके मेज होता है। बट कुछ स्पेसिफिक जो पॉपकॉर्न के लिए सही रहते हैं ना, मक्का तो है हमारे पास, पर जो पॉपकॉर्न स्पेसिफिक वाले मक्का चाहिए होते हैं, उनमें हमारी उतनी अच्छी हमारी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती कई केसेस के अंदर। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, अपना खुद का एक ऐसा अच्छा वाला पॉपकॉर्न के लिए हम यहाँ पे वर्क करें कि ऐसा मेज हो जिससे अच्छे पॉपकॉर्न बनाए जा पाए। तो इसीलिए ना हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, उन्होंने भारत का पहला नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड यहाँ पे लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या, देखो पहली चीज तो मैंने बताया ना आपको, ये जीएम नहीं है, इट इज नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब होता क्या है, अगर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो हमने यहाँ पर कोई आर्टिफिशियली कुछ ट्रेड्स इसके अंदर इंसर्ट नहीं किए। आप जीएम में तो जानते हो ना कि आप आर्टिफिशियली उनको कन्वर्ट करते हो, यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियली हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। हमने बस ये किया कि हमने क्रॉस ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्रॉस ब्रीड करा के एक प्रकार का हाइब्रिड सीड हमने यहाँ पे बना दिया। और ये ऐसा पॉपकॉर्न बना क्रॉस हाइब्रिड करके, जिसका फायदा पॉपकॉर्न बनाएगा, और ऐसे पॉपकॉर्न होंगे जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पॉपकॉर्न के अंदर ना ये हाई एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई एक्सपेंशन मतलब कि जो पॉपकॉर्न जब बनेगा तो वो इससे बड़ा उसका साइज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्पीशीज हमने यहाँ पे बनाई है, ये एक्चुअल में उसी में हमारी हेल्प कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पर आप नोटिस करेगा, ये एक प्रकार का मेज है, जिया मेज, ठीक है ना। ये एक स्पेशलाइज्ड वैरायटी है जिसका इस्तेमाल पॉपकॉर्न बनाने के लिए यहाँ पे होता है।
हाई एक्सपेंशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी वॉल्यूम निकल के आती है और उतना ही ज़्यादा आपको वो फ़ायदा देती है। तो दरअसल में ये हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न ही इससे बनेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? दूसरे देशों के ऊपर जो हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम होगी और ये जो इस प्रकार का मक्का है वो इंडिया के अंदर ही हम उगा पाएंगे और पॉपकॉर्न में फिर उसको बनाने के अंदर उसका इस्तेमाल हो पाएगा। इसको हमने ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी से बनाया है। कोई यहाँ पर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन यहाँ पे हमने नहीं किया है, हमने क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। फिर क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वाली बात है तो डेफिनेटली हाइब्रिड आपको देखने को मिल जाएगा और इस प्रकार से जो भी डिजायर्ड चीजें थी, खासकर हाई एक्सपेंशन वैरायटी जो हम डिजायर्ड चाहते थे वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। हाई एक्सपेंशन होगा, बहुत फायदा होगा एंड इवन अगर हम बात करें यहाँ पर 17,500 से भी ज्यादा परिवारों को यहाँ पे फायदा करेगा और लगभग 40,000 एकड़ के अंदर यहाँ पर इस प्रकार का जो मक्का है हम यहाँ पे उगा पाएंगे एंड दैट इज हाउ इट विल गोइंग टू बेनिफिट। खासकर दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश दरअसल में भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो मेज यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेटली अब जो नया हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ये और ज्यादा हेल्थ को यहाँ पे हेल्प करने वाली है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है जोजारी रिवर पोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की एक बहुत ही फेमस सिटी है जोधपुर सिटी। अब जोधपुर सिटी के बिल्कुल पास में से एक नदी बहती है जिसका नाम है जोजारी रिवर। ये दरअसल में जो जोजारी रिवर है ना ये आगे जाके लूनी रिवर के अंदर मिलती है। इनफैक्ट लूनी रिवर की एकमात्र जो बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो जोजारी रिवर ही आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, फिर आगे जाके लूनी को ज्वाइन करती है बलोत्रा के पास में एंड इस प्रकार से ये पार्ट बन जाती है जोजारी बांदी लूनी रिवर सिस्टम का। अब ये जो रिवर है ना ये दरअसल में एक सीजनल रिवर है। इनफैक्ट लूनी भी हमें साल भर नहीं देखने को मिलती। जो जोजारी रिवर है सीजनल रिवर है, काफी हद तक ये बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। बारिश अच्छी खासी होगी तो पानी इसमें रहता है, फिर कुछ समय इसके अंदर पानी नहीं रहता। पर पिछले कुछ समय के अंदर ये नदी के अंदर बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन देखने को मिला। आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारा अपना कूड़ा सारा कुछ वहीं डाल देती हैं, डोमेस्टिक सीवेज वहां पे आ जाता है, जिस वजह से जोजारी रिवर आज के समय बहुत ज्यादा पोल्यूटेड आपको देखने को मिल जाएगी। अब पोल्यूशन से ग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक इन सबको यहाँ पे इम्पैक्ट आया है एंड ओवरऑल रिवर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर इंटरिम सेफगार्ड इसके ऊपर लगा दिए हैं कि ये जो इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है इसको यहाँ पर रोका जाए, उसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया है। अब इसका फायदा यही होगा कि देखो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 हमारी इन्वायरमेंट की भी बात करता है, ठीक है, राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू हेल्थ बात करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात करता है। तो डेफिनेटली एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना ये क्लियरली हाईलाइट कर देता है कि हमें अपने रिवर्स को बचाना है, हमें फ्लड प्लेन्स को बचाना है और इस प्रकार से इकोलॉजिकल बफर जोन्स को हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है इस प्रकार की बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं उससे। तो प्लानिंग के साथ चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनसस्टेनेबल ढंग से हम चीजें करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और हमारे ऊपर भी अल्टीमेटली आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है नेशन वाइड क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। देखो एआई की बात तो हम सब जगह कर ही रहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की भी, या इन जनरल हम क्लाउड की बात करें, आप लोग जानते होंगे कि जो भी आप लोग जैसे आप लोग डेटा वगैरह इस्तेमाल करते हो वो सर्वर्स के ऊपर स्टोर होता है, तो उसमें क्लाउड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। और क्लाउड की फील्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंपनी देखने को मिल जाती है वो है अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन वेब सर्वर के बारे में आप सब लोग यहाँ पे जानते ही होंगे। तो हमने पता क्या किया, हमारा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, उसने यहाँ पर अलग अलग संस्थानों के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया है। तो एनएसडीसी अलॉन्ग विद कल्टस एजुकेशन एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे, देश भर के अंदर यहाँ पर एक उन्होंने कैंपेन एक लॉन्च किया है जहां पर हम लोगों को, हमारे युवाओं को क्लाउड एंड एआई स्किल्स यहाँ पे सिखाएंगे। और खासकर ये जो यूथ होगा ना ये टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज का होगा, क्योंकि देखो आजकल फिर भी बड़े शहरों के अंदर तो हम इसकी बात कर रहे हैं पर छोटे शहरों के अंदर अक्सर इसकी बात यहाँ पे नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोशिश ये है कि देश भर के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चों को यहाँ पर हम ये चीज प्रोवाइड कर पाएं, क्लाउड एंड एआई लिटरेसी उनको प्रोवाइड कर पाएंगे एंड इस हिसाब से 10,000 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर एक प्रकार की जॉब रेडी ट्रेनिंग भी यहाँ पे दे पाएंगे। तो एक तो 1.5 लाख लर्नर्स का हमने गैप फिल करना है और 10,000 पार्टिसिपेंट्स को एक प्रकार से
कि उनको आराम से जॉब मिल पाए, इस प्रकार की हमें यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है। तो इस प्रकार से इनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मिलेगा, खासकर अंडर सर्व्ड रीजन जहाँ पर उनको ये चीज़ एक्सेस नहीं मिल पाती, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तो इस वजह से उनको कहीं पर और जाने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो अमेज़न वेब सर्विस का रीस्टार्ट प्रोग्राम है, उसके माध्यम से 10,000 सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, एंड उस हिसाब से यहाँ पर आगे जाके इनको जॉब्स भी यहाँ पे मिल सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे इन दी एंड एक हैकाथॉन होगा। हैकाथॉन एक प्रकार का एक आप कह सकते हो एक इवेंट होगा, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, तो वो सामने जो उनके एम्प्लॉयर्स होंगे वो उनको देखेंगे, और फिर उनको यहाँ पे जॉब ऑफर्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक प्रकार से हम डिजिटल लिटरेसी लेकर आएंगे, एडवांस स्किल्स यहाँ पे इनको देंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और एक प्रकार की रोजगार की जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, जो कि भारत के वर्कफोर्स को आने वाले समय के जो स्किल्स चाहिए उनके लिए यहाँ पे रेडी कर रहा है। देखो, अक्सर यूपीएससी मेंस में ना कई बार स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आया है, तो उसमें आप इन चीज़ों की यहाँ पे बातचीत कर सकते हो कि हाँ, इस प्रकार से हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जो नई चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम अपने वर्कफोर्स को यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। इन सब का एग्जाम्पल भी आप अपने आंसर्स में यहाँ पे डाल सकते हो। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है गर्भिणी मित्रा कोर्स। सबसे पहले समझते हैं गर्भिणी मित्रा का मतलब क्या होता है। देखो, मित्रा जब भी हम बात करते हैं ना, तो मित्र जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर भी पता क्या है, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, अब कई बार उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आयुर्वेद की हम यहाँ पे मदद से क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वो जो ट्रेनिंग के जो ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होंगे, वो फिर यहाँ पर इन प्रेग्नेंट महिलाओं की यहाँ पे हेल्प करेंगे। समझे मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक महिला मान लो प्रेग्नेंट है, तो उसको किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार के उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, योगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें उनको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो मतलब ठीक है, तो प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें फेस हो सकती हैं। तो उन चीजों को कैसे अवॉइड कैसे करना है, वो सारी चीजों के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे गर्भिणी मित्रास को। ये आगे फिर महिलाओं को यहाँ पे हेल्प करती रहेंगी प्रेगनेंसी के समय, और प्रेगनेंसी के अगर बाद वाला समय भी हो गया। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, यहाँ पर तीन आपके अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक होती है आपकी प्री कंसेप्शन केयर, यहाँ पर ये बिफोर प्रेगनेंसी की बात करता है। तो यहाँ पर फोकस होता है कि कैसे हम हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करें। उसमें वैक्सीनेशन आ गया, या इवन जैसे आपकी फॉलिक एसिड टैबलेट्स नहीं आती, वो सब चीज़ें हो गया। फिर एक होता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर भी यहाँ पे बात करता है प्रेगनेंसी के समय मदर को भी और फीटस को भी यहाँ पे बचाना है, ठीक है ना। तो कैसे विजिट होने चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स यहाँ पे कंज्यूम करनी है। पोस्ट नेटल केयर हो गया, ठीक है ना। तो आफ्टर डिलीवरी बच्चे और जो नया बच्चा बॉर्न हुआ है, जो मदर है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उनकी रिकवरी यहाँ पे करना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाना, वो सारी चीजें हो गया। तो इसमें ना आयुर्वेद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दरअसल में पता पॉइंट क्या है कि हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उसने यहाँ पर पहली बार इस प्रकार का एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है, जहां पर आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको हेल्थ एजुकेशन, लाइफस्टाइल गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे, वो गर्भिणी मित्रास होंगी, और वो गर्भिणी मित्रास आगे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी यहाँ पे मदद करेंगी। तो इसमें जैसे नए बॉर्न मसाज कैसे होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सैनिटेशन, ये सब स्किल्स इनको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो 6 महीने का इस प्रकार का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री केयर के तौर के ऊपर है। ऐसा मत समझना कि हमने ये बोला कि आयुर्वेद पूरी तरह से आपके क्लिनिकल चीजों को खत्म कर देगा, नहीं। क्लिनिकल चीजें अपने आप में चलती रहेंगी, आयुर्वेद बस उसकी यहाँ पे मदद करेगा। तो जो भी चेकअप्स हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहे हैं, बीपी मॉनिटर करना, हेमोग्लोबिन, वो सब चलता ही रहेगा। बस उसके अलावा यहाँ पर ये चीजें महिलाओं की सेहत को बेहतर बनाने के लिए करी जा रही हैं। तो कोई भी इंसान जिसकी 10th+2 हो चुकी है और कम से कम 18 साल की उम्र है, वो इस बैच का पार्ट बन सकता है गर्भिणी मित्रा का, एंड अकॉर्डिंगली गर्भिणी मित्रा हेल्प करेंगे आपकी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी अच्छी रिकवरी के लिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनमें एक था कि कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर होती है एडजर्नमेंट साइन डाई को यहाँ पे डिक्लेयर करने की। तो इसका सिंपल आंसर है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी यहाँ पे अथॉरिटी होती है, इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता।
एडजर्नमेंट के अंदर, तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बनेगा। नेशनल स्पेस डे की बात करें तो देखो आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2023 को दरअसल में क्या हुआ था कि हमारा चंद्रयान थी यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तो उसके अगले साल यानी कि 2024 से हमने पहला स्पेस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ना कि 2019 के अंदर। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोल की बात करें तो बिल्कुल ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। H1N1 की दोस्तों बात करें तो इसको हम लोग बर्ड फ्लू नहीं बल्कि आपका स्वाइन फ्लू के नाम से आप इनको जानते हैं, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। यही है आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।